बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 स्पाइनल मूवमेंट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फेसेट जॉइंट, स्पाइनल रेंज ऑफ मूवमेंट और इसके साथ ही एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन, रेस्टिंग एंड नॉन रेस्टिंग पोजीशन। फेसेट जॉइंट को हम ज़ैगैपोफिजियल जॉइंट भी कहते हैं और आर्टिकुलरिस इंटरआर्क्यूलिया भी कहते हैं। ये ट्रू साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। इनकी स्पेशल ओरिएंटेशन होती है। हमारे स्पाइन के लेवल पे जो फेसेट जॉइंट्स होते हैं वो डिटरमिन करते हैं डायरेक्शन ऑफ दी मूवमेंट को। अगर हम सर्वाइकल लेवल की बात की जाए तो इन जॉइंट्स की जो डायरेक्शन होती है 45 डिग्री होती है इनकी ओरिएंटेशन, और ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड बेंडिंग एंड रोटेशन अलाउ करते हैं। फिर हम फर्दर थोरेसिक लेवल की बात करते हैं तो थोरेसिक लेवल पर हमारी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है एज कम्पेयर टू रोटेशन। रोटेशन जो है वो हम इजीली परफॉर्म कर लेते हैं थोरेसिक लेवल पर। फिर आ जाते हैं लंबर स्पाइन पे, तो लंबर स्पाइन में भी हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है वो ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं एज कम्पेयर टू रोटेशन। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि हम ये ओरिएंटेशन क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इस ओरिएंटेशन के जानने का क्या फ़ायदा है। तो वो ये है कि बीइंग अ मैनुअल थेरेपिस्ट, जब हम कल को मैनुअल टेक्निक्स अप्लाई करेंगे पेशेंट पर, तो स्पाइनल मूवमेंट जो कि हमने पैसिवली परफॉर्म करनी होगी उसके लिए हमें उन फेसेट जॉइंट्स की ओरिएंटेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ स्पाइनल रेंज ऑफ मूवमेंट की बात की जा रही है कि ये डिपेंड करती है साइज ऑफ और डायमीटर ऑफ द डिस्क पे, कि जितना ज़्यादा हायर होगा डिस्क का डायमीटर इन रिलेशनशिप टू इट्स ऑन डायमीटर, द ग्रेटर द मोबिलिटी ऑफ द इंटरवर्टिब्रल मोबाइल सेगमेंट। ठीक है, उतना ही मोबाइल सेगमेंट ज़्यादा होगा। ये बात मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझा सकती हूँ कि सर्वाइकल से नीचे नीचे अगर हम थोरेसिक एंड देन लंबर पे आएँ तो हमें खुद पता चलता है कि जो हमारी वर्टिब्रास है उनका साइज़ बढ़ रहा है एंड एट द सेम टाइम हमारी डिस्क का साइज़ भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हमारा साइज़ बढ़ रहा है इसी तरह मोबिलिटी की रेंज भी बढ़ रही है। एज़ कम्पेयर टू थोरेसिक हमारे लंबर सेगमेंट में मूवमेंट ज़्यादा रेंज की प्रोड्यूस होती है। इसी तरह हमारे लंबर से नीचे अगर हम सैक्रल लेवल की बात करें तो वहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू थोरेसिक और सर्वाइकल सेगमेंट। ये डिपेंड करता है हमारी हेरिडिटी पे, हमारे एज पे, हेल्थ ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग द स्पाइन। ऑफ कोर्स हमारे स्पाइन के सराउंडिंग में जो पैरास्पाइनल मसल्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, ठीक है, जो टेंडन्स हैं, उन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, एंड फिजिकल कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है, हेरिडिटरी फैक्टर्स इन एडिशन टू द फंक्शनल एनाटमी ऑफ द स्पाइन एज वेल एज एनाटमी भी। विद द फ्लेक्शन ऑफ द इंटायर स्पाइन बिलो द C2, अगर हम C2 के लेवल से बिलो से बात करें, मतलब कि अपर सर्वाइकल स्पाइन को अगर हम निकाल कर बात करें, तो फ्लेक्शन अगर हम करें इंटायर स्पाइन की तो टिपिकल स्पाइन प्रेजेंट होती है एज अ कर्व विद फ्लैट एंड। थोरेसिक काइफोसिस इंक्रीज हो जाता है एंड सर्वाइकल एंड लंबर लोरोसिस फ्लैट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 डायमेंशनल जॉइंट पोजीशनिंग की बात की जा रही है। ये पोजीशनिंग स्पेसिफिकली जो होती है ना सेगमेंटल लेवल पे देखी जाती है, एवेलुएट करने के लिए कोई भी पैथोलॉजी को स्पाइन के लेवल पर या फिर मैनुअल मोबिलाइजेशन अप्लाई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पज़ हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं 3 डायमेंशनल जॉइंट पोजीशनिंग में, जो कि 3 कैटेगरीज की हैं। फर्स्ट वन इज़ रेस्टिंग पोजिशन। एज वी नो रेस्टिंग, इसका नाम बता रहा है कि रेस्टिंग का मतलब है कि जो पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होंगे उस लेवल पर लिगामेंट्स वगैरह आ जाते हैं, मसल्स आ जाते हैं, वो मोस्टली रिलैक्स्ड होते हैं, अलाउइंग फॉर द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ जॉइंट प्ले। और जो नॉन रेस्टिंग पोजीशन है वो हम यूज़ करते हैं इवेल्युएशन के लिए। जॉइंट इज पोजीशनड अवे फ्रॉम द रेस्टिंग पोजीशन, यानी कि जो जॉइंट है वो अपनी रेस्टिंग पोजीशन से अवे होता है। जॉइंट में डिसफंक्शंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो अपेरेंट नज़र आ रही होती हैं और उनको हम ट्रीट भी कर लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर दूँ स्पर्लिंग टेस्ट की, तो स्पर्लिंग टेस्ट को हम डायग्नोस एज वेल एज ट्रीटमेंट दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्पर्लिंग टेस्ट में जब हम फ्लेक्शन, साइड बेंडिंग, रोटेशन में कंप्रेशन अप्लाई करते हैं तो पेशेंट के सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं, और एट द सेम टाइम जब हम उसको डिस्ट्रैक्शन करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन में पेशेंट को रिलीफ फील होता है। तो दैट इज आर डायग्नोस्टिक एज वेल एज ट्रीटमेंट। जबकि एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन जो होती है वो डिसफंक्शनल जॉइंट के लिए यूज होती है। अब यहाँ पर लीस्ट डिस्कम्फर्ट का वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि पैथोलॉजी की वजह से पेशेंट ऑलरेडी डिस्कम्फर्ट पे है। रेस्टिंग पोजीशन में ये केस नहीं था, उसमें ये था कि पेशेंट जो है वो नॉर्मली जो रिलैक्स्ड पोस्चर है उसको अडॉप्ट करेगा। लेकिन अगर वो पेन में है और पेन के साथ साथ वो उस पॉइंट पे कह रहा है कि मुझे इस पॉइंट पर पेन बहुत कम है, ठीक है, लीस्ट पेन है, तो उसको हम कहेंगे कि ये उसकी एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन है। कीप इन माइंड दैट द एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन विल डिस्प्ले समवट लेस ईज एंड रेंज देन द रेस्टिंग। ऑफ कोर्स एक रेस्टिंग पोजीशन में वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल है, उसके जॉइंट टिश्यू लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जो है वो पैथोलॉजी नहीं है, कोई टाइटनेस नहीं है, टेंशन नहीं है। लेकिन एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन के केस में वो पेशेंट जो है वो पैथोलॉजी के साथ है, तो ऑफ कोर्स जो एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन है वो उसकी डिग्री कम होगी और ईज कम होगा एज कम्पेयर टू द
रेस्टिंग पोजीशन। इन केस ऑफ एंटाल्जिक पोस्चर मीन्स कि अगर हिप पेन के साथ पेशेंट आया है, ठीक है, इन द स्पाइन में द पेशेंट प्रेजेंटिंग पोस्चर मे और मे नॉट बी क्लोज टू देयर एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन। अब यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्शन की बात की, इट्स बिकॉज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि ज़रूरी नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पेशेंट जो है वो एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन ही अडॉप्ट करे। कभी कभार वो सोशली मूव करते हुए या फिर ड्यू टू सम रीजंस साइकोलॉजिकली अपने आप को उस पोस्चर में कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो इस वजह से वो फिर भी अपराइट ही रहना पसंद करता है। जैसे कि एंटाल्जिक पोस्चर में उसको पेनफुल हिप है, तो उसमें वो अपना स्टूप या स्लाउच पोस्चर जो है उसको वो अवॉइड कर रहा है, बल्कि अपराइट ही रहने की कोशिश कर रहा है, इवन दो वो पोस्चर उसके लिए पेनफुल है। स्किल्ड प्रैक्टिशनर ही इस काबिल होता है कि वो नॉन रेस्टिंग पोजीशन पर लेकर जाकर कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करे। अगर कोई नोविस प्रैक्टिशनर होगा तो उसके लिए वो स्पाइनल स्ट्रेच मोबिलाइजेशन अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल होगा। इट्स बिकॉज ओवर स्ट्रेच हो सकता है, टीयर हो सकता है टिश्यू के लेवल पर, कोई इंजरी वो कॉज कर सकता है। यहाँ पर ज्वाइंट लॉकिंग का फिनोमेना जो है वो डिस्क्राइब हो रहा है कि जो ज्वाइंट लॉकिंग होती है इसको हम यूज़ करते हैं अपनी मैनुअल थेरेपी में इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द एडजेसेंट ज्वाइंट सेगमेंट। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक ज्वाइंट के सेगमेंट पर स्पाइनल लेवल पर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हम उसके क्रेनियल और कॉर्डल, क्रेनियल मीन्स के अबव मीन्स प्रॉक्सिमली और कॉर्डल मीन्स की डिस्टल जो डिस्टली है, ठीक है, तो अबव एंड बिलो जो उसका सेगमेंट होगा उसको हमने लॉक कर देना है ताकि हमारी जो मूवमेंट है, जो मैनिपुलेशन है वो लोकलाइज्ड रहे उस लेवल पर जिसको हमने ट्रीट करना है। इन दिस केस द सेगमेंट टू बी ट्रीटेड विल ऑलवेज बी द एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्रेनियल कॉर्डल या तो हम प्रॉक्सिमल सेगमेंट को स्टेबलाइज करते हैं लॉकिंग के थ्रू, या फिर हम डिस्टल सेगमेंट को लॉक करते हैं। अगर तो हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों सेगमेंट को लॉक कर रहे हैं और फिर मोबिलाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो मीन्स के जो पेशेंट है उसने एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन में वो मैन्योवर जो है करवाया है।